नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन और तेज हो गया है। आंदोलन का दायरा भी बढ़ रहा है। आज किसानों ने 9 घंटे उपवास किया। दिल्ली से लगी सीमाओं पर लगातार किसानों के जत्थे पहुंच रहे हैं। इनमें महिलाओं और बच्चों की भी काफी तादाद है। खासकर पंजाब और हरियाणा से किसान पूरे परिवार के साथ विरोध जता रहे हैं। ऐसे काफी किसान हैं जिनके परिवार भी वहां उनके साथ आए हैं। 3 तस्वीरों में आप दिल्ली से सटे 3 बॉर्डर के हालात देख रहे हैं। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसानों ने शांतिपूर्वक अनशन किया है। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध के लिए काफी किसान जमा थे। तीसरी तस्वीर दिल्ली जयपुर हाईवे की है। हरियाणा के बावल में किसानों ने महापंचायत की है और उसके बाद दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जमा पुलिस ने ट्रैक्टरों की चाबियां छीनी और किसानों को आगे बढ़ने से रोका। साथ ही जयपुर हाईवे को भी खुलवा दिया। यहां 15 किसान हिरासत में भी लिए गए हैं। आज कृषि मंत्री से कुछ किसान मिले हैं और उन्होंने तस्वीरें ट्वीट की हैं कि किसान जो है समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। मुझे सुनने में मिला है, खबर है कि सरकार आज दिल्ली की सड़कों पे ढूंढ रही कि कौन किसान होगा जो कृषि मंत्री से बात करने के लिए तैयार होगा। सरकार उसका लेटर पैड भी छपवा देती है, सरकार उसका विजिटिंग कार्ड भी बनवा देती है कि बस एक ही शर्त है कि आप कृषि मंत्री से मिलने के लिए तैयार हो जाए। तो अब अचानक ऐसे ऐसे किसान संगठन मिल रहे हैं जिसके बारे में दुनिया में किसी ने नहीं सुना। ऐसे किसान नेता हैं जिनको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता, उनसे सरकार बात कर रही है। ये पाखंड बंद करो। किसान को डिवाइड करने की कोशिश सफल नहीं होगी। सारा किसान आज एक खड़ा है और जो इस किसान आंदोलन से अलग होकर सरकार से बात करने की कोशिश करेगा, किसान आंदोलन के इतिहास में उसका नाम गद्दार की तरह लिखा जाएगा। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के मंच पर आज एक दूसरी तस्वीर देखने को मिली। मंच पर पहली बार किसान नेताओं के हाथों में तिरंगा नजर आया। किसान नेताओं का कहना है कि बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और उसका जवाब देने के लिए वो तिरंगा मंच पर लाए हैं। प्रदर्शनकारी खुद को पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताए जाने से नाखुश दिखाई दिए। बड़े लंबे समय तो ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੋ ਧੁਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ। निर्मला सीतारमण और समझ ले ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਥ ਦਿਓ। कैसे चलेगा? ਸਾਹਮਣੇ ਧੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਹਾ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀਵਾਦੀ मौजूद हैं इस वक्त। शरद, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अब पहली दफा तिरंगा नजर आया है किसानों के इस मंच पर, वो इसलिए भी क्योंकि कभी खालिस्तान की बात होती है, कभी पाकिस्तान की भी बात हुई और कानून मंत्री ने यह भी कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन है। हमने सुना कि अल्ट्रा लेफ्ट ने हाईजैक किया। टुकड़े टुकड़े गैंग से सावधान रहने की जरूरत है। इस पर भी हमने कल भी चर्चा भी की थी। तो ये क्या कह रही है सरकार और उसके किस तरफ इशारा है? और दूसरे कि उसके जवाब में अब ये नजर आ रहा है कि तिरंगा भी मंच पर आ गया है, तो ये क्या क्या वहां पर किसान कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, पहली बात तो ये जो तस्वीर है वो ये बताती है कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। अगर सरकार मजबूत है तो किसान भी कोई कमजोर नहीं है और ऐसे ही लड़ाई लड़ने अपनी नहीं आ गए हैं दिल्ली की सरहदों पर। दरअसल ये आपने जैसे बताया, ये बहुत ज़रूरी है। शुरुआत खालिस्तान से हुई, फिर चीन पाकिस्तान भी आ गए, उसके बाद नक्सली, उसके बाद माओवादी और उसके बाद अर्बन नक्सली और अब टुकड़े टुकड़े गैंग की बात होने लगी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोपेगेंडा चल रहा है या जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है इसको काउंटर किया जाए। तो इस तरह के प्रतीकों के जरिए ये सब किया जा रहा है।
ये सब तो ठीक है नगमा कि ये किया जा रहा है और किसान मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती से वो डटे हुए हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो। लेकिन बात यह है कि इस मजबूती के बावजूद भी ये दो चिंताएं जो हैं अब आंदोलन के बारे में होने लगी हैं। वो ये है कि एक तो जो ठंड है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त मैं जैसे खड़ा हूं तो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि दिल्ली में आमतौर पर इतनी ठंड हुई है, इतनी ठंड आमतौर पर नहीं होती है। पिछले साल वाली जितनी जबरदस्त ठंड थी, लगभग वैसी ठंड इस समय आ गई है। तो आज ये महसूस किया गया कि दिन में भी जो है बहुत से लोग यहाँ पर कंबल ओढ़कर बैठे हुए थे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चिंता यह है कि अगर सरकार से बातचीत नहीं चल रही है इस समय सरकार किसानों की, तो फिर ये आंदोलन जो है ये कब तक यूं ही चलता रहेगा और कब तक किसान खुले आसमान के नीचे यूं ही बैठे रहेंगे। क्योंकि अगर बातचीत नहीं चल रही है तो आंदोलन खत्म नहीं होना, और खत्म नहीं होना तो किसानों ने उठ के यहाँ से जाना नहीं है। क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि हम तो ये कानून वापस करवा के ही घर वापस जाएंगे, 5-6 महीने का हम बंदोबस्त अपना करके आए हैं। तो ये दिशा क्या हो रही है आंदोलन की, ये फिलहाल चिंता का विषय है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा कि हमारे मन में ये चिंता आ रही है, सबके मन में चिंता आ रही है, सरकार के मन में भी ये चिंता आ रही होगी। सरकार के मन में ये भी चिंता आएगी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी दबाव बन रहा है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि भारत में जो हो रहा है दुनिया में पता तो लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो सरकार के ऊपर भी दबाव है। तो दोनों तरफ से कोशिश चल रही है। देखना होगा कि ये आंदोलन जो है किस दिशा में जाएगा। लगभग 3 हफ्ते तो होने वाले हैं, 19 दिन तो हो गए हैं, अब 20वें दिन में ये आंदोलन जा रहा है। लेकिन सरकार से फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है। जी, शुक्रिया आपका शरद। जैसा आपने कहा कि किसान भी जो है वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि अगर सरकार उनके ऊपर टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लगाती है उनके साथ होने का, दूसरे के अगर खालिस्तान और ये तमाम बातें सामने आएंगी, तो किसानों ने भी तिरंगा का सहारा ले लिया है। और अब इसलिए किसानों के मंच पर झंडे भी नजर आ रहे हैं। दूसरे के किसान जिद पे भी हैं कि वो भी यहाँ से ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी काफ़ी किसान जमा हैं और वहाँ क्या हालात हैं ये दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी बॉर्डर के पास अभी भी किसान बैठे हुए हैं और जो रास्ता जयपुर से दिल्ली जाता है वो रास्ता फिलहाल बंद है। आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, इसीलिए किसान सर्दी को भगाने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। आप देखें कि किसानों ने अलाव जला रखा है और अलाव जलाकर वो सर्दी से बचाव कर रहे हैं। क्योंकि सर्दी यहाँ पर ये पूरा खुला इलाका है, आसपास काफ़ी खेत हैं, इसीलिए यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। किसान अलाव जलाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सारे जो किसान हैं ये आज सुबह से 8 बजे से अनशन पर थे और कुछ देर पहले ही इन लोगों ने अपना अनशन तोड़ा है। अनशन आपका ख़त्म हो गया? हाँ, समाप्त हुआ और आज के अनशन का अनुभव अलग ढंग का है। मैंने अनशन तो कई बार किए, कई दिनों तक किए, और जयपुर में जब स्थान नहीं दिया तो मैंने चलता फिरता अनशन भी किया, साइकिल रिक्शा पे भी अनशन किया। लेकिन अब का आज का जो अनशन था इसका अलग प्रकरण है और इसमें आज हमने पानी भी नहीं लिया जब से अनशन शुरू किया, उसके बाद से लेकर अब तोड़ने तक। और आज के अनशन का जो हम संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकार समझे, ये सरकार की सद्बुद्धि के लिए भी अनशन है, हमारे आत्मनिरीक्षण के लिए भी अनशन है, हम आंदोलन करने वालों के लिए। और ये सत्य, अहिंसा और अहिंसा के आधार पर इस आंदोलन को चलाने का लिए मैसेज देने का भी अनशन है। और उन शहीदों को जिन्होंने इस आंदोलन में अपने जीवन की आहुति दी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अनशन है। ये सब के लिए अनशन है। और कटुता का भाव, शत्रुता का भाव ये किसान और सरकार के बीच में नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी अनशन है। इसलिए इस अनशन के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे, सरकार शत्रुता का भाव नहीं रखे किसानों से, किसान भी शत्रुता का भाव नहीं रखे सरकार से। इसलिए दोनों ही संयम से, समझ से आगे बढ़े। हम में कोई गैप नहीं है, हम एक ही देश के जन हैं। एक ही देश के जनों में कटुता पैदा होना, एक ही देश के जनों में शत्रुता पैदा होना, ये देश के हित में नहीं। इसलिए ये समाप्त होनी चाहिए और इस कटुता को समाप्त करने के लिए बड़ा मन रखना चाहिए सरकार को, क्योंकि उनके पास पावर ज़्यादा है, वो शक्ति में, और इस जनता के द्वारा, इन किसानों के द्वारा वो चुनी हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार रास्ते पे आवे, असत्य का सहारा छोड़े, सत्य के आधार पर समाधान निकाले। तो बिल्कुल अभी इन लोगों ने अपना अनशन तोड़ा है, सुबह से लोग अनशन पर बैठे थे। और मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो रास्ता सामने है, एक तरफ का जो कैरेज वे है जो कि दिल्ली से जयपुर जा रहा है, इस रास्ते पर किसान
अलवर राजस्थान की तरफ बैठे हुए हैं। सामने ये बैरिकेड लगे हैं, ये हरियाणा यहाँ शुरू होता है, तो हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। किसान बैरिकेडिंग के इस तरफ बैठे हुए हैं। तो आप देखें कि मैं कोशिश करता हूँ आगे कुछ और तस्वीरें दिखाने की कि किस तरह से किसान यहाँ पर जमे हुए हैं। न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा, गुजरात, इन तमाम राज्यों से यहाँ पर किसान पहुँचे हैं। शाम का वक्त है और फ़िलहाल कुछ किसान आराम कर रहे हैं क्योंकि सर्दी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए सामने जो टेंट लगा है, इस टेंट में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से आए हुए किसान बैठे हैं और लगातार इस आंदोलन में अपना सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी भी कई जगहों से यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं। आज यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर कुछ किसान हरियाणा के बावल से चले थे, लेकिन पुलिस ने उनको दिल्ली जयपुर हाईवे पर रोक लिया, उनके ट्रैक्टरों की चाबियां छीन ली और उनको जबरन सड़क से हटा दिया। तो इस तरह से आप देखें कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। किसान गर्म कपड़े अपने साथ लाए हैं और यहाँ पर अभी फ़िलहाल आराम कर रहे हैं। दूसरी ओर ये जो जगह है, किसानों के लिए जो रात का भोजन है वो भी तैयार हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि किस तरह से दिल्ली जयपुर हाईवे पर ही किसानों के लिए जो भोजन है वो तैयार हो रहा है। आप देखें कि सामने यहाँ पर किसानों के लिए जो रात्रि का भोजन है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है और महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। देखिए ये रात का खाना जो है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ये आंदोलन अभी फ़िलहाल जारी है और दिल्ली जयपुर हाईवे का आज बंद होने का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे से कैमरामैन शशिकांत के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और किसानों के समर्थन में देश के कई राज्यों में आज प्रदर्शन किए गए हैं। विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और पटना में किसानों के अनशन के समर्थन में सीपीआई एमएल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विपक्षी महागठबंधन के इन दोनों सहयोगियों के नेताओं ने जुलूस निकाला। इनका कहना है कि जब तक दिल्ली में ये प्रदर्शन चलता रहेगा, उनके समर्थन में ये लोग भी प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ साथ देश भर के 10 किसान संगठनों के नेता कृषि मंत्री से मिले हैं। ये हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और अन्य राज्यों से आए थे। इन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया, हालांकि कुछ संशोधन भी सुझाए हैं। 52 राज्यों से अलग-अलग इन सब विषयों को लेकर ये सब भी लगातार बोलते रहे। स्वामीनाथन साहब भी बोलते रहे, नेशनल फार्मर कमीशन भी बोलता रहा, प्लानिंग कमीशन भी बोलता रहा, नीति आयोग भी बोलता रहा, लेकिन पुरानी सरकार नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह साहब ने भी कई बार आग्रह किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन आज ये हो गया है तो इसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। मैं सरकार की ओर से आप सबका हृदय से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के समर्थन में आज अनशन किया है और कृषि कानूनों को, जो 3 नए कृषि कानून बने हैं, उनको उन्होंने किसान विरोधी बताया है, सभी के खिलाफ बताया है। ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है। इस कानून के आने से बेइंतहा महंगाई बढ़ेगी। इस कानून के अंदर महंगाई बढ़ने का लाइसेंस दिया गया। महंगाई बढ़ना एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया गया। और देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए बंगाल का दंगल।
और अब बात बंगाल की, जहां चुनाव में अभी वक्त है लेकिन सियासी गर्मी वहां पर बढ़ने लगी है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला किया गया और उसके बाद तृणमूल और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल जा रहे हैं। 19 दिसंबर को वो पूर्वी मिदनापुर जाएंगे, जहां किसान सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह इसके बाद 20 को बोलपुर जाएंगे। दिलचस्प ये है कि बांकुरा में ममता और अमित शाह दोनों की रैली होगी, यानी कि रैली बनाम रैली की लड़ाई देखने को मिलेगी। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ममता बनर्जी सरकार से मंत्री पद छोड़ने वाले शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर में अमित शाह की रैली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव बहुत समय से देखा जा रहा है, क्योंकि बार बार कहा जाता है चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब चुनाव वाकई नजदीक है। टीएमसी की तरफ से जो आरोप लग रहा है और बीजेपी की तरफ से भी आरोप लग रहा है। इस बीच में अमित शाह का ये दौरा और रैलियां दोनों की होने वाली हैं, ममता बनर्जी और अमित शाह। ये टकराव आमने सामने बीजेपी और टीएमसी नजर आ रही है बंगाल में। बिल्कुल, और बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है नगमा कि अब हर महीने बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पश्चिम बंगाल के होंगे। पिछले हफ्ते ही हमने देखा था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां बंगाल के दौरे पर गए थे, जब उनके काफिले पर पथराव किया गया था। उसके बाद जो बीजेपी के प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के कैलाश विजयवर्गीय, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें पहले से ही जेड सुरक्षा दी गई है, अब उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी जाएगी। इसी बीच ये भी खबर आई है कि 19-20 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। आपने जैसा कहा है कि वो पूर्वी मिदनापुर के दौरे पर रहेंगे, उसके बाद वो शांति निकेतन भी अगले दिन जाएंगे। साथ ही ये भी है कि जो तृणमूल कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं शुवेंदु अधिकारी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक के बाद एक ऐसी कई खबरें आ रही हैं लगातार कि टीएमसी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। अभी हम जब बात करें, अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि आसनसोल के जो मेयर हैं, विधायक हैं जितेंद्र तिवारी, उन्होंने एक पत्र लिखा है शहरी विकास मंत्री जो राज्य के हैं उनको। कहा है कि जो केंद्र की ओर से आसनसोल के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए का पैसा आया है, वो राज्य सरकार आसनसोल को नहीं दे रही है। इसके बाद मंत्री जी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के उकसावे पर जितेंद्र तिवारी ऐसा बोल रहे हैं, अगर वो चाहें तो बीजेपी में जा सकते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से टीएमसी के भीतर एक तरह की कहें कि भगदड़ मची हुई है। बीजेपी इसी का फायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि हमने देखा था कि बीजेपी ने पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लेफ्ट पार्टियों से, कांग्रेस की ओर से काफी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में आए थे। अब बीजेपी की नजरें टीएमसी पर है और टीएमसी से बड़े पैमाने पर वो लोगों को अपने साथ लाना चाहती। तो इसीलिए चुनाव नजदीक आते ही ये दबाव बनाया जा रहा है और एक के बाद एक ये दौरे हो रहे हैं। जी जी, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसमें शुवेंदु अधिकारी जो हैं अमित शाह की रैली के दौरान ही शामिल हो जाएं बीजेपी में। तो ये भी एक तरह से पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद आपका अखिलेश इस चर्चा के लिए। अब टीएमसी के लिए एक तरह से ये झटका होगा और यहाँ पे बीजेपी के लिए फायदा। और जैसा अखिलेश बता रहे हैं कि लगातार अब ये रैलियां होंगी और दौरे होंगे बड़े नेताओं के वहां पर। तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखिए यूपी में धर्मांतरण कानून की कैसी पड़ रही है मार। धर्म परिवर्तन और मुरादाबाद के एक शेल्टर होम में रखी गई युवती के गर्भपात की खबर से सरकार ने इनकार किया है। इस युवती को यूपी के धर्मांतरण कानून के तहत उसके पति और देवर के साथ गिरफ्तार किया गया था। तब वो अपने परिवार के साथ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने गई थी। हालांकि इस लड़की ने इस बात के सबूत दिए कि उसकी शादी 4 महीने पहले हुई है, जब ये कानून नहीं बना था। लड़की के साथ रजिस्ट्रार दफ्तर बजरंग दल के लोगों ने धक्का मुक्की की थी। हाल में खबर आई कि लड़की को कल शेल्टर होम में गर्भपात हुआ है। हालांकि सरकार ने इससे इनकार किया है। जो 1 महीने पहले परमिशन डीएम साहब से लेनी पड़ेगी, कानून पढ़ा। मैंने आज जब जिला प्रमोशन अधिकारी से इसके विषय में पूछा तो उन्होंने उस लड़की का दोबारा से चिकित्सीय परीक्षण कराया है। 13 तारीख को आज दोपहर 11:05 पर वो लड़की डिस्चार्ज हुई थी। तब तक उसके बालक जो है उसमें धड़कन थी और जो रिपोर्ट थी उसमें 3 माह का गर्भ स्पष्ट दिखाया गया है। तो जो कल समाचार पत्र में
खबर छपी थी वो झूठी है, उसका खंडन किया जाता है। और आज दोपहर के 11:05 तक जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उसमें स्पष्ट है कि लड़की 3 माह की गर्भवती है और उसके शरीर में, उस बच्चे में धड़कन चल रही है। हमारे साथ कमाल खान जुड़ रहे हैं, रेजिडेंट एडिटर। कमाल, इस मामले को देखें जो हमने अभी अभी खबर बताई है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी और बाकी जो मामले सामने आ रहे हैं, इस धर्मांतरण कानून का किस तरह से गलत इस्तेमाल या मिसयूज किया जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि लड़की बता रही है कि उसकी शादी कई महीने पहले हो चुकी है, वो प्रेग्नेंट है और उसने अपना धर्म बदला है तो अपनी मर्जी से बदला है। लड़की बालिग है, बालिग होने का सर्टिफिकेट दे रही है, अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा रही है। लेकिन जो संगठन है बजरंग दल, वो कह रहा है कि नहीं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ है और लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। तो अब सवाल ये है कि अगर इस देश में संविधान के मुताबिक एक बालिग शख्स को अगर शादी करने का, किसी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार अगर खत्म हो गया है, तब तो पुलिस ये कार्रवाई कर सकती है, और अगर नहीं हुआ है तो पुलिस ये कार्रवाई नहीं कर सकती। दूसरी चीज ये है, जैसे लखनऊ में एक केस हुआ, वहां पे लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था, लड़की के पिता नहीं थे, दोनों में दोस्ती थी और दोनों MSc केमिस्ट्री के डिग्री होल्डर्स हैं और दोनों के घर वालों ने ये शादी तय की। बारात आई, लेकिन एक राष्ट्रीय युवा वाहिनी नाम के संगठन ने जाके पुलिस से शिकायत की और शादी रुकवा दी। उनका कहना था, संगठन का कहना था कि इनका धर्म, लड़की का धर्म क्या होगा ये मुझे पता होना चाहिए, उनके बच्चे होंगे तो उनका सरनेम क्या होगा, मैं उनके इलाके में रहता हूं, मैं उनके बच्चों को क्या पुकारूंगा, खान कहूंगा, सिंह कहूंगा, मिश्रा कहूंगा, यह मुझे जानकारी होनी चाहिए। मैं रुकवाऊंगा नहीं तो मेरा संगठन इतने राज्यों में फैला हुआ है, लोग क्या कहेंगे कि मेरे ऊपर आरोप आएगा कि तुमने ये नहीं रुकवाया। तो सवाल ये है कि अगर कोई आदमी, मैं गाड़ी गलत चला रहा हूं तो बजरंग दल तो हमारा चालान नहीं करेगा ना, गाड़ी का चालान ट्रैफिक पुलिस करेगी। अगर कहीं पे कोई कानून टूट भी रहा है तो उसके लिए एजेंसीज हैं। ये लोग कौन हैं जो लड़कियों के साथ मारपीट कर रहे हैं और पुलिस इनका साथ दे रही है? ये लोग कौन हैं जो थानों में जाके बवाल कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और जहां तक मुरादाबाद का मामला है, ये तो ब्लेटेंट मिसयूज है, क्योंकि अगर एक बालिग लड़की सबूत दे रही है कि मेरी शादी कई महीने पहले हो गई थी, उत्तर प्रदेश में कानून बनने से पहले हो गई थी, उसकी बात ना मान करके वहां के SSP कह रहे हैं कि उसकी मां की तहरीर के ऊपर हमने FIR करके उसके पति को जेल भेज दिया है, लड़की को नारी निकेतन भेज दिया गया है। अब वो अस्पताल में भर्ती है, तीसरी बार अस्पताल में भर्ती हुई है। 11 तारीख को ब्लीडिंग की शिकायत के साथ वो भर्ती हुई थी, 13 तारीख को डिस्चार्ज हुई, 2 घंटे बाद उसे फिर वहां पे भर्ती करा देना पड़ा है। तो अब ये कौन सा कानून है जिसमें एक बालिग शख्स की बात ना मान करके उसकी मां की बात मानी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, तो यही मिसाल है इस बात की कि किस तरह से इस कानून का गलत इस्तेमाल, ब्लेटेंट मिसयूज हो रहा है। और जैसा कमाल ने कहा, बिल्कुल सही, कि अगर कानून तोड़ा भी जा रहा है तो उसके लिए एजेंसियां हैं, उसके लिए पुलिस है। बजरंग दल के कार्यकर्ता कानून अपने हाथ में लेने के लिए अधिकृत नहीं है। इस वक्त देश की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। और अपनी मांगें पूरी ना होने से नाराज एम्स नर्सिंग यूनियन से जुड़े 5000 लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नर्सिंग यूनियन ने प्रबंधन के सामने 23 मांगें रखी हैं, जिसमें सबसे अहम छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की मांग है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनमें उनकी एक भी मांग इसमें से पूरी नहीं की गई है। हमारे साथ रवीश रंजन शुक्ला, हमारे संवाददाता। रवीश, ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इसमें कितने बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, कौन कौन से स्टाफ हैं और उनकी जो मुख्य मांगे हैं वो हैं क्या? जी देखिए, जो 5000 जो नर्सिंग स्टाफ है वो जो है वो हड़ताल पर चला गया है। और नर्सिंग यूनियन का ये कहना है कि उनकी जो 23 डिमांड थी, जो 1 साल पहले जो है वो केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं
वो जो है वो मान चुके थे, लेकिन जो कोरोना काल था उसमें उसके चलते जो है उनके डिमांड को जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उसके बाद में उनकी डिमांड को नहीं माना गया। तो इसी के चलते वो सारे लोग हड़ताल पर चले। मतलब टेन डाउन किया, बता रहे ये नहीं होता है, ये तो गलत हुआ है। मतलब पता नहीं कैसे गलत है, कुछ डिसीजन होने के बाद 1 साल के बाद बता रहे ये नहीं हो पाया। ये इश्यू में बता रहे जो पे नाउ में लिए कुछ लोग, फॉर एग्जांपल बीएचसी में लोग कोर्ट में गया था, उनके लिए लागू किया था। ये दिल्ली गवर्नमेंट के कई सारे हड़ताल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सर। एक्चुअली सर हमें हमारा एक डिमांड ये था, नर्सिंग प्रोफेशन में कॉन्ट्रैक्ट में स्टाफ नहीं लेना है, क्योंकि ना ये पेशेंट केयर क्वालिटी में ज्यादा इफेक्ट होता है। हम आज क्यों स्ट्राइक के लिए जा रहे, तो हमारा वन ऑफ द डिमांड वाज द कॉन्ट्रैक्ट में स्टाफ नहीं लेना है। बट हमारे स्ट्राइक तोड़ने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, अभी कॉन्ट्रैक्ट में स्टाफ लेने के लिए काम शुरू किया। आज इंटरव्यू भी हुआ। सो डेफिनेटली दैट सीज ए स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट ये लोग मीन्स मीडिएशन के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज दे आर इन अ मोड टू एजिटेट द नर्सेस, बिकॉज हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए तो हम स्ट्राइक पे आए सर। तो नर्सिंग से जुड़े 5000 लोग हड़ताल पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये। एम्स का नर्सिंग यूनियन जो है इस हड़ताल में शामिल है और उनकी जो एक बड़ी मांग है, बल्कि उनकी जो 23 मांगे हैं, उनका कहना है कि उनमें से कोई भी मांग को नहीं माना गया है, जिसकी वजह से उन्हें अब हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो नर्सिंग से जुड़े 5000 लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। इस वक्त देश की बात में इतना ही। नमस्कार।